हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे और आपके सफलता की कामना करते हुए एक बेहतरीन टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आए हूं। आज चर्चा करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज की। जी हां, काफ़ी दिनों से इस वीडियो का मुझे भी इंतजार था, हो सकता है आपको भी इंतजार हो, लेकिन अंततः आज ये वीडियो लेकर आए हूँ मैं। आज हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। एक्चुअल में कोई करेंसी, कोई मुद्रा या डॉक्यूमेंट जो विदेशी मुद्रा में दर्शाई गई हो, दिखाई गई हो, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी एंड डॉक्यूमेंट एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी। कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा और दस्तावेज अगर विदेशी करेंसी में दिखाई जा रही हो तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया में उसको गवर्न करता है फेमा एक्ट। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज इज गवर्न बाय फेमा एक्ट 1999। जी हाँ, 1999 में एक फेमा एक्ट बना था। जो पहले फेरा एक्ट था उसको रिप्लेस किया फेमा ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के द्वारा ये गवर्न होता है। तो आइए देखते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो रूल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। दरअसल भारत में विदेशी व्यापार को सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनके ट्रांजैक्शन को संरक्षित करने के लिए, ताकि जो व्यापार करने वाले हों लोग, उनका जो है हित सुरक्षित हो, यही इनका उद्देश्य है। तो इनका ऑब्जेक्टिव अगर समझेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। जी, सुचारू रूप से फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हो, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको सुविधाएं मिले, उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें जो व्यापार कर रहे हैं, उनका हित सुरक्षित हो, यही उनका उद्देश्य है। इन इंडिया एक्सचेंज कंट्रोल एक्सरसाइज बाय आरबीआई। जी हाँ, इंडिया में जो एक्सचेंज कंट्रोल होता है वो एक्सरसाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो ट्रेड कंट्रोल होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ट्रेड कंट्रोल, वो डीजीएफटी द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। जी हाँ, ट्रेड कंट्रोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज एक्सरसाइज बाय डीजीएफटी, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। और साथ ही साथ इंपोर्ट लाइसेंस जो होते हैं वो इशूड बाय डीजीएफटी और इट्स रीजनल ऑफिस। जी हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो लाइसेंस होते हैं वो डीजीएफटी के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और उसके रीजनल ऑफिस से जारी किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई कि जो एक्सचेंज कंट्रोल है वो फेमा एक्ट के तहत गवर्न होती है, और जो एक्सचेंज होता है वो आरबीआई एक्सरसाइज करता है, लेकिन जो ट्रेड कंट्रोल होता है वो डीजीएफटी करता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लाइसेंस है वो डीजीएफटी या रीजनल ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए अब समझते हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब हमारी मुद्रा विदेशी मुद्रा के साथ जब लेन देन होता है, जो विनिमय होता है, वो कौन से कॉरस्पॉन्डेंट अकाउंट में होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डेंट अकाउंट तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है लोरो अकाउंट। इसको एक एक तरीके से समझते हैं कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। एक्चुअल में नॉस्ट्रो अकाउंट को अगर समझा जाए तो आवर अकाउंट विथ यू, कहने का तात्पर्य नॉस्ट्रो अकाउंट आवर अकाउंट विथ यू है। इसको इस तरह से समझा जाए कि अकाउंट ऑफ ए बैंक ऑफ इंडिया विथ अकाउंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अब्रॉड इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। इसको सरल तरीके से इस तरह समझते हैं कि अगर पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट जो है वो चार्टेड बैंक के साथ, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक के साथ अगर हो, वो भी विदेशी मुद्रा में, तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। जी हाँ, वो नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। अब समझते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब यूर अकाउंट विथ अस, उनका खाता हमारे साथ। विदेशी बैंक का खाता भारतीय बैंक में हो, इंडियन रुपीस में, तो उसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। यूर अकाउंट विथ अस कहने का तात्पर्य है कि अकाउंट ऑफ ए फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक विद बैंक ऑफ इंडिया इन इंडियन रुपीस। जी हाँ, कोई विदेशी बैंक की जो खाता है वो हमारे बैंक की शाखा के साथ इंडियन रुपीस में हो, तो उसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो खाता है वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ इंडियन करेंसी में हो, तो उसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं अब लोरो अकाउंट क्या है। लोरो अकाउंट का मतलब है देयर अकाउंट विद देम। जी हाँ, देयर अकाउंट विद देम, उनका खाता उनके साथ। इसको इस तरीके से समझते हैं, पंजाब नेशनल बैंक जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ खाता जो रखा है फॉरेन करेंसी में, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ इंडियन करेंसी में जो खाता रखा है उसको बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट। लेकिन उसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये दोनों खाते जो हैं वो लोरो अकाउंट कहलाएंगे, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट हो या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो है वॉस्ट्रो अकाउंट हो, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए लोरो अकाउंट कहलाएंगे। तीन तरह के कॉरस्पॉन्डेंट अकाउंट्स होते हैं जिनमें फॉरेन एक्सचेंज किए जाते हैं। तो पहला होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, आवर अकाउंट विद देम, हमारा खाता उनके साथ।
विदेशी मुद्रा में, और वो एस्ट्रो अकाउंट उनका खाता हमारे साथ, आपका खाता हमारे साथ, मतलब विदेशी बैंक का खाता इंडियन बैंक के साथ, और लोरो अकाउंट उनका खाता उनके साथ, किसी तीसरे बैंक के लिए वो लोरो अकाउंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि करेंसी रेट्स कैसे होते हैं और वो रेट एक्सचेंज रेट किसे बोलते हैं। दरअसल जो एक्सचेंज रेट होता है, किसी मुद्रा का दूसरे मुद्रा के साथ जिस दर से उसको परिवर्तन किया जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है, उसी को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विथ अनदर करेंसी। जी हाँ, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में जो बदला जाता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। और इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वो आरबीआई द्वारा एक्सरसाइज नहीं किया जाता है, ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि एक्सचेंज रेट कितना होगा, जो डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। तो इन इंडिया एक्सचेंज रेट आर नॉट डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोज आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जी हाँ, मार्केट में जैसे डिमांड और सप्लाई है उसी के आधार पर वो एक्सचेंज रेट डिसाइड होते हैं। बैंकरों के लिए देखा जाए तो अगर एक्सचेंज जो है वो बाय लो एंड सेल हाई के तौर पर लिया जाता है, बैंकर्स के लिए जो रिकमेंडेड होता है वो बाय लो सेल हाई, कम में फॉरेन एक्सचेंज खरीदो और ज़्यादा में उसको बेचो, और उसमें जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, उन्हें वही उनका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। और अगर कोई लॉस होता है तो एडवर्स मोमेंट जो एक्सचेंज रेट में होते हैं उसकी वजह से लॉस होते हैं, लॉस ड्यू टू द एडवर्स मोमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। मान लीजिए हमने ज़्यादा में खरीद लिया है और उसका रेट डाउन हो गया, तो वो जो होता है लॉस होता है, वो एडवर्स मोमेंट बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के समय एक रिस्क अराइज होता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज रिस्क अराइज होता है। तो ये एक्सचेंज रिस्क जो होता है वो बैंक के ओपन पोजीशन के आधार पर, फॉरेन एक्सचेंज के ओपन पोजीशन के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। तो एक्सचेंज रेट अराइजेज व्हेन बैंक इज ओपन पोजीशन इन फॉरेन एक्सचेंज। ओपन पोजीशन जब रहता है तो एक्सचेंज रेट अराइज होते हैं। ओपन पोजीशन का मतलब क्या है, ओवर बॉट या ओवर सोल्ड होता है, या हमने ज़्यादा खरीद लिया या ज़्यादा बेच दिया तो उसको बोलते हैं ओपन पोजीशन, और ऐसे समय में एक्सचेंज रेट अराइज होते हैं। ओपन पोजीशन लिमिट्स आर मोर फॉर डे लाइट एंड ओवरनाइट। जी हाँ, दिन में जो है ओपन पोजीशन जो है ज़्यादा होता है रात के अलावा। तो जी हाँ, ये 24 मार्केट है, क्योंकि दुनिया में जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं वो कहीं ना कहीं सूरज जो है बोलते हैं डूबता नहीं है, ठीक उसी तरह इसलिए डे नाइट यहाँ पर किया जाता है। तो ओपन पोजीशन लिमिट्स आर मोर फॉर डे लाइट देन ओवरनाइट। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि एक रेट है जिसकी दर से एक करेंसी को दूसरे करेंसी में बदला जाता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो उसको किस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे, कब उसको पैसा देंगे एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, उसके आधार पर कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ए रेट इज सेटल टुडे। अगर मान लीजिए आज रेट सेटल हुआ एक फॉरेन करेंसी का दूसरे करेंसी के साथ एक्सचेंज के लिए, बट एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज सेटल ऑन टुडे, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। जी हाँ, ए रेट इज सेटल टुडे एंड एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज ऑल्सो टुडे, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन हो गया। आज रेट डिसाइड किए, आज ही पैसा मिल गया, उसको बोलते हैं कैश, मतलब सेम डे पैसा मिल गया, T+0 भी बोलते हैं इसको। समझते हैं टर्म ट्रांजेक्शन क्या होता है। ए रेट इज सेटल टुडे बट एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज ऑन टुमारो, उसको बोलते हैं टर्म ट्रांजेक्शन। मतलब आज रेट डिसाइड हुआ, सेटल हुआ, और जो उसका पैसा है कल मिलेगा, तो उसको बोलते हैं टर्म, T+1 भी बोलते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन होता है स्पॉट ट्रांजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रेट इज सेटल टुडे बट एक्सचेंज ऑफ करेंसी आज सेकेंड वर्किंग डे। जी हाँ, एक रेट सेटल हुआ आज और उसका जो एक्सचेंज है वो सेकेंड वर्किंग डे में मिलेगा, तो उसको T+2 बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन, जिसको बोलते हैं स्पॉट ट्रांजेक्शन। और एक होता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। ए रेट इज सेटल टुडे बट एक्सचेंज ऑफ करेंसी इज आफ्टर सेकेंड वर्किंग डे, दैट इज ऑनवर्ड, T+3 एंड ऑनवर्ड्स बोलते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सरल तरीके से समझ लिए, अगर आज रेट डिसाइड हुआ, आज ही पेमेंट हुआ तो कैश ट्रांजेक्शन, आज एक्सचेंज रेट डिसाइड सेटल हुआ और कल पेमेंट मिलता है टुमारो, तो वो टर्म ट्रांजेक्शन हुआ। और अगर आज रेट डिसाइड हुआ और 2 दिनों बाद तो अगर मिला तो स्पॉट। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन मतलब T+3, 2 दिनों के बाद अगर उसका एक्सचेंज हुआ उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब डायरेक्ट रेट्स के बारे में, कि डायरेक्ट रेट्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट रेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट रेट्स क्या होता है, जब फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो फिक्स होता है और जो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज़ जो वेरिएबल होता है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेट्स। When foreign currency is fixed and Indian currency are variable is called direct rate। कहने का तात्पर्य अगर $1 है उसका रेट जो अभी जैसे 75.41 रुपीज़ चल रहा है, इस तरीके से कोट किया जाए तो उसको डायरेक्ट रेट बोलते हैं। क्या फॉरेन करेंसी फिक्स होती है, इंडियन करेंसी जो वेरिएबल होती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेट्स। और होता है इनडायरेक्ट रेट्स, जहाँ फॉरेन करेंसी वेरिएबल होता है और इंडियन रुपीज़ जो है फिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेट। जैसे ₹100 को अगर डॉलर में दिखाएं तो $1.33 आएगा, तो ये इनडायरेक्ट रेट।
और इंडिया में जो है डायरेक्ट रेट कोट किए जाते हैं। इन इंडिया डायरेक्ट रेट्स आर कोट। अगर डायरेक्ट रेट कोट करते हैं इंडिया में और इस कंडीशन में अगर रुपया मजबूत होता है तो ये जो है इम्पोर्टर को बेनिफिट होता है। रुपया मजबूत हुआ तो इम्पोर्टर को बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्होंने सामान मंगाए तो उनको कम इंडियन करेंसी में रुपए देने पड़ेंगे। और अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो ये बेनिफिशियल होता है एक्सपोर्टर को बेनिफिशियल होता है, क्योंकि रुपया अगर कमज़ोर हो गया तो जब एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा उनको इंडियन करेंसी में ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है और रुपया अगर मजबूत हुआ तो इम्पोर्टर को फ़ायदा होता है। व्हेन रुपी एप्रिशिएट इट्स बेनिफिशियल टू इम्पोर्टर एंड व्हेन रुपी डेप्रिशिएट्स इट बेनिफिशियल टू एक्सपोर्टर। जी हाँ दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि बाइंग रेट्स क्या है, सेलिंग रेट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। बाइंग रेट को इस तरीके से समझा जाता है कि जिस रेट पर फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है उसको बाइंग रेट बोलते हैं। द रेट एट विच फॉरेन करेंसी आर टू बी परचेज्ड उसको बाइंग रेट बोलते हैं। इसको इस तरह से समझा जाए, अगर आप बैंक या डीलर के पास जाते हैं और फॉरेन करेंसी देते हैं और वो आपको इंडियन करेंसी देता है तो वो उसको बोलते हैं बाइंग रेट, मतलब इंडियन करेंसी मिलना। इनकेसमेंट ऑफ फॉरेन चेक का इनकेसमेंट होता है, मतलब इंडियन रुपीज़ में पैसा मिलता है, या एक फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं इंडियन रुपीज़ में तो वो बाइंग रेट होता है। और एक होता है सेलिंग रेट मतलब वह रेट जिसमें फॉरेन करेंसी बेची जाती है उसको सेलिंग रेट बोलते हैं। कहने का तात्पर्य आप इंडियन करेंसी रुपए लेके गए और फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, या इंडियन करेंसी लेके गए और डीडी बना रहे हैं, फॉरेन डीडी बना रहे हैं, फॉरेन टीटी बना रहे हैं, फॉरेन एमटी बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेलिंग रेट। जी हाँ, बाइंग रेट और सेलिंग रेट में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डीलर्स स्प्रेड। जी हाँ, स्प्रेड रेट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग रेट इज कॉल्ड डीलर स्प्रेड, या इसको डीलर्स मार्जिन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने समझा कि जिस रेट पर फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है उसको बाइंग रेट, और जिस रेट पर फॉरेन करेंसी बेची जाती है उसको सेलिंग रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि टीटी बाइंग रेट में कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। टीटी बाइंग रेट वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ फॉरेन टीटी एमटी डीडी जो है ड्रॉनस है और उसका पेमेंट करते हैं। फॉरेन टीटी हैं, फॉरेन डीडी हैं, फॉरेन एमटी हैं, उनका अगर पेमेंट करते हैं तो टीटी बाइंग रेट लगेगा। कलेक्शन ऑफ फॉरेन बिल्स हैं तो वो टीटी बाइंग रेट लगेगा। एफसीएनआर खाते से एनआरई खातों में जा रहा है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल खातों में, तो भी टीटी बाइंग रेट लगेगा। अब बात करते हैं बिल्स बाइंग रेट तभी लगे जाते हैं जब परचेस या डिस्काउंट ऑफ फॉरेन बिल्स है। फॉरेन बिल को अगर डिस्काउंट करते हैं या उनको परचेस करते हैं तो बिल्स बाइंग रेट लगते हैं। अब बात करते हैं टीटी सेलिंग रेट वहाँ लगाए जाएंगे जहाँ पर फॉरेन डीडी इशू हो रहे हैं, फॉरेन टीटी इशू हो रहे हैं, फॉरेन एमटी इशू हो रहे हैं, तो इशू ऑफ फॉरेन डीडी एमटी एंड टीटी वहाँ टीटी सेलिंग रेट लगेगा। बिल्स परचेस रिटर्न अनपेड, अगर बिल परचेस है अनपेड रिटर्न हो गया तो वो क्या लगेगा, टीटी सेलिंग रेट लगेगा। एनआरई खाते से एफसीएनआर में जा रहा है तो वो टीटी सेलिंग रेट लगेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट्स बिल हैं वहाँ पर भी टीटी सेलिंग रेट लगेंगे। यहाँ बात करते हैं बिल सेलिंग रेट पे कि जहाँ पर भी इंपोर्ट्स बिल के प्रोसिड्स ऑफ इंपोर्ट्स बिल होंगे वहाँ पर बिल सेलिंग रेट लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आया होगा कहाँ पर कौन सा रेट लगेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम की। जब वो फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो पैसा एक देश से दूसरे देश में जाना, दूसरे देश से हमारे देश में आना, इसको बोलते हैं रेमिटेंस सिस्टम। जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अनुसार है, आइए समझते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस कितना कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट जो है कितना रुपये विदेश भेज सकता है, यहाँ से विदेश कितना रुपया आउटवर्ड भेज सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं, उसको समझते हैं। तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $250,000 भेज सकता है। जी हाँ, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन सेंड फंड अब्रॉड अप टू $250,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट लॉटरी एंड स्पेकुलेशन। जी हाँ, लॉटरी और जुआ को छोड़ के किसी भी पर्पस के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो है एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 भेज सकता है। जी हाँ, मतलब यहाँ से भेजी जाने वाली अधिकतम राशि 2,50,000 हो सकता है किसी भी बोनाफाइड रीजन के लिए। और जो परमिटेड रेमिटेंस हैं वो कौन कौन से फील्ड में आई देखते हैं। वो चाहे एजुकेशन के लिए हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, बिजनेस ट्रेवल के लिए हो सकता है, प्राइवेट ट्रेवल्स के लिए हो सकता है, इमिग्रेशन के लिए हो सकता है, गिफ्ट के लिए हो सकता है, डोनेशन के लिए हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो सकता है, मेंटेनिंग रिलेटिव अब्रॉड, अगर अब्रॉड में उनके रिश्तेदारी है उसको निभाने के लिए हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हो सकता है, परचेसिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट होगा, इन फॉरेन में कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए होगा, तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड रेमिटेंस। तो इनके लिए मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 वो भेज सकते हैं। सिवाय
लॉटरी और जुआ को छोड़ के। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए इससे अधिक की भी राशि वहाँ भेजी जा सकती है, जैसे पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन के लिए, चिकित्सा के लिए, इमिग्रेशन के लिए हायर अमाउंट जो है भेजे जा सकते हैं। जी हाँ, फॉर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इमिग्रेशन, हायर अमाउंट कैन बी रिलीज एज पर एस्टिमेट ऑफ फॉरेन करेंसी एस्टिमेशन। जी हाँ, अगर विदेशी एस्टिमेशन के अनुसार इन चीज़ों के लिए, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और इमिग्रेशन के लिए अगर एस्टिमेट है तो इससे ज़्यादा भी पैसा, मतलब $2,50,000 से ज़्यादा भी पैसा भेजा जा सकता है, जिसको नीड बेस्ड बोलते हैं। जितनी ज़रूरत है, कोई चिकित्सा के लिए विदेश गया है और वहाँ $10,00,000 की ज़रूरत है तो उतना भेज सकता है, बशर्ते वहाँ की मेडिकल जो वहाँ पर टीम है वो उसका एस्टिमेट उनको, फॉरेन एस्टिमेट उनको दे। अब समझते हैं कि फॉरेन करेंसी जो है अगर नोट के रूप में ले जाना चाहते हैं, कैश के रूप में, नोट के रूप में ले जाना चाहते हैं तो $3,000 ले जा सकते हैं। जी हाँ, फॉरेन करेंसी कैन बी टेकन अप $3,000। अगर करेंसी के रूप में ले जाना है तो $3,000 वो ले जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा के अमाउंट जो है ट्रेवलर चेक के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, डीडी के माध्यम से ले जा सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा अमाउंट कैन बी एज ड्राफ्ट फॉरेन ट्रेवलर चेक और कार्ड। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडियन करेंसी जो है विदेश कितना ले जा सकते हैं। तो इंडियन करेंसी जो है कोई भी रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है जो एक फाइनेंशियल ईयर में 25,000 ले जा सकते हैं मैक्सिमम। जी हाँ, इंडियन रुपीज़ कैन बी टेकन अब्रॉड अप टू ₹25,000 मैक्सिमम। जी हाँ, मैक्सिमम 25,000 जो है एक फाइनेंशियल ईयर में विदेश जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 50,000 से ज़्यादा की फॉरेन एक्सचेंज कराना चाहता है तो उसको खाते से ही दिया जाएगा, या चेक के माध्यम से या दिया जाएगा, या कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा, नगद नहीं दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य, फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू 50,000 कैन बी रिलीज अगेंस्ट कैश फॉर हायर अमाउंट बाय डेबिटिंग द अकाउंट और अगेंस्ट चेक एंड कार्ड। जी हाँ, 50,000 तक कैश ले सकता है, 50,000 से ज़्यादा जो है खाते से या कार्ड के माध्यम से या चेक के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भुना सकता है, चेंज करा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे आउटवर्ड रेमिटेंस, जिसमें हम जान पाए कि मैक्सिमम जो है एक फाइनेंशियल में एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है $2,50,000 भेज सकते हैं। कैश के रूप में $3,000 ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है चेक, ट्रेवलर चेक और कार्ड के माध्यम से ले जा सकते हैं। और एजुकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इमिग्रेशन के लिए इससे हायर अमाउंट भी ले जा सकते हैं, लेकिन जुआ और लॉटरी को छोड़ के। अब बात करते हैं इनवर्ड रेमिटेंस की। विदेश से इंडिया में आने वाले पैसे की बात करते हैं कि कितना रुपए आ सकता है। ये दोस्तों, जैसे आउटवर्ड के लिए $2.5 लाख का रिस्ट्रिक्शन था कि $2.5 लाख मैक्सिमम एक फाइनेंशियल में भेज सकते हैं, लेकिन इनवर्ड के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितनों भी वापस ला सकता है, इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस ला सकता है। तो नो सच रिस्ट्रिक्शन फॉर इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस। आने वाले पैसे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनों भी ला सकता है। लेकिन अगर $5,000 से नकदी ला रहे हैं और 10,000 से ज़्यादा फॉरेन करेंसी ला रहे हैं तो कस्टम के पास कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। आने के लिए कितना भी $, या विदेशी मुद्रा ला सकते हैं। अगर वो विदेशी मुद्रा $5,000 से ज़्यादा कैश में है और $10,000 से ज़्यादा विदेशी मुद्रा ला रहे हैं तो कस्टम के पास कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा इंडिया में अराइवल होते समय। जी हाँ, इफ़ फॉरेन करेंसी इज़ मोर देन $5,000 and foreign traveler check and card is more than $10,000, then it should be declared to custom on currency declaration form। जी हाँ, 5,000 से ज़्यादा कैश के रूप में, 10,000 से ज़्यादा ट्रेवलर चेक के रूप में है तो कस्टम के पास कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म बन के दिखाना पड़ेगा, तभी वो फॉरेन करेंसी ला सकते हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी 25,000 तक मैक्सिमम ला सकते हैं। जी हाँ, इंडियन करेंसी जो है 25,000 तक मैक्सिमम ला सकते हैं। जी हाँ, इंडिया वापस आने पर वो कितना मैक्सिमम फॉरेन करेंसी रख सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है इंडिया आने के बाद वो $2,000 का करेंसी जो है अपने पास रख सकता है, और कॉइन जो है उसकी लिमिट नहीं है, कॉइन कितना भी रख सकता है। एन इंडिविजुअल कैन बी रिटर्न अप टू $2,000 एंड नो लिमिट ऑन कॉइन्स। कॉइन्स पर कोई लिमिट नहीं है, $2,000 अपने पास रख सकता है। बाकी जो फॉरेन करेंसी यहाँ रह गए हैं उनको भारत पहुँचने के 180 दिनों के अंदर बैंक में जमा करने होते हैं या उसको चेंज कराने होते हैं। तो बैलेंस अमाउंट टू बी सरेंडर टू बैंक विद इन 180 डेज ऑफ अराइवल इन इंडिया। जी हाँ, $2,000 तक वो अपने पास रख सकते हैं और कॉइन हो तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करने होते हैं इंडिया पहुंचने के 180 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल भूटान के लिए। जी हाँ, नेपाल भूटान के लिए एज सच कोई फॉरेन करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर नेपाल भूटान जा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इंडियन करेंसी ले जा सकते हैं, जितनी मर्जी इंडियन करेंसी ले जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नोट 100 का होना चाहिए। 100 तक का अगर नोट है तो कितनों भी फॉरेन करेंसी ले जाएं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हैं तो मैक्सिमम 25,000 ले जा सकते हैं। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेपाल भूटान के लिए जा रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इंडियन करेंसी लेके जा रहे हैं और नोट जो है 100 रुपये तक के हैं तो कितनों भी पैसा ले जा सकते हैं, कोई सीलिंग नहीं है। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा के डिनोमिनेशन के नोट हैं तो मात्र 25,000 ही ले जा सकते हैं। जी हाँ, नो रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेवल टू नेपाल एंड भूटान। इंडियन करेंसी कैन बी टेकन विदाउट एनी सीलिंग ऑफ नोट्स अप टू ₹100। जी हाँ, ₹100 तक जो नोट है उनमें कोई सीलिंग नहीं है, बट मोर देन ₹100 डिनोमिनेशन इट कैन बी मैक्सिमम 25,000। अगर 100 से बड़े नोट हैं तो ये अधिकतम 25,000 ही ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम। अगर समरी के तौर पे देखा जाए तो कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 किसी भी पर्पस बोनाफाइड रीजन के लिए भेज सकता है। लेकिन एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इमिग्रेशन के लिए इससे ज़्यादा भी अमाउंट भेज सकता है। और इंडियन करेंसी जो है 25,000 तक भेज सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी ला सकता है। आने के लिए $5,000 अगर करेंसी है और $10,000 से ज़्यादा अगर ट्रेवलर चेक है तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो पैसा लाए हैं वो पैसा जो है $2,000 तक रख सकता है, बाकी पैसा 180 दिनों के अंदर उनको बैंक में जमा करने होते हैं। नेपाल भूटान के लिए सच कोई फॉरेन एक्सचेंज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये तक का नोट है, कितनों भी ले जा सकते हैं। 100 से ज़्यादा है तो 25,000 ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम समझ में आया होगा।